नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। आपका जो चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक, भारत का जो मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं हम, पढ़ने वाले हैं आज हमारा स्वतंत्रता संग्राम का एक सेक्शन है हमारा, जो कि रहेगा 1930 से लेकर, ठीक है, 1942 तक। ध्यान रखिएगा, ठीक, हमने एक्चुअली में क्या किया है, 1930 तक के जो महत्वपूर्ण घटना है उसको हमने कर लिया है, ठीक, अर्थात असहयोग आंदोलन तक हमने, ठीक है, चैप्टर भी कर लिया है, एमसीक्यूज भी कर लिया है। तो हम 1930 से लेकर 1942 तक, ठीक है, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन तक, ठीक, इनके बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ठीक है, जिसको हमने अपने क्लास में पढ़ा है, उसी क्लास से रिलेटेड हमारा एमसीक्यूज इसमें है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। तो ध्यान रखिएगा, आइए देखिए हमारा पहला प्रश्न, ठीक है, क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, पहले इस चीज को आप डिनोट करिए कि इसमें क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो डिमांड यही है कि सही नहीं है, ठीक। दूसरा, पहला चीज ये हो गया। एक और चीज है किसके संबंध में, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था भाई, तो ये नवंबर में हुआ था, ठीक, नवंबर 1930 को। ध्यान रखिएगा, नवंबर 1930 को, ठीक है। अब समझिए पहला क्या है, यह 1930 में आयोजित हुआ था, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया भाई, ठीक। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। वास्तव हुआ था क्या, ठीक, ध्यान रखिएगा, जब साइमन कमीशन आया 1927 में भारत में, ठीक है, तो उसी 1927 के जो कमीशन था, उसी कमीशन के संबंध में इसमें चर्चा करना था। इसीलिए इंग्लैंड में, ठीक, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें भारत के प्रमुख नेता जो है वहां जाते थे, ठीक, और वहां पर गोलमेज सम्मेलन में सारी चर्चाएं होती थी। तो इसी संदर्भ में था कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उसी के संबंध में चर्चा करना था, अर्थात ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। इसका आयोजन लंदन में हुआ, ठीक, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ठीक, उन सभी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, लंदन में हुआ है। चलिए अगला पॉइंट है, ध्यान रखिए, अगर 3 हो गया तो चौथा ऐसा ही एलिमिनेट हो जाता है। फिर भी पढ़िए, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था, ठीक, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस जो है, ठीक, चैप्टर हमने पढ़े हैं कि कांग्रेस, ये जो कांग्रेस है, इसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, केवल दूसरा में भाग लिया था, तीसरा में भी इसने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इन 3 गोलमेज सम्मेलन में से केवल कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, पहला और तीसरा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, अर्थात इनमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने, ठीक, प्रतिभाग किया था, ठीक, पार्टिसिपेट किया था, ये हमारा सही उत्तर है। सही उत्तर का मतलब, ठीक, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा सही नहीं है, समझ में आया, लेकिन उत्तर हमारा यही सही है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिएगा, दिमाग लगाते जाइएगा ना साथ साथ, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं तो केवल ऐसा नहीं है कि आप चाय पी रहे हैं वहां देख रहे हैं, ठीक, दिमाग भी लगाना है आपको साथ साथ। पहला है स्टेटमेंट आपका, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अर्थात 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। भाई चैप्टर आपने किया है, तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? बिल्कुल नहीं, ठीक। ध्यान रखिएगा, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, गांधी इरविन समझौता में ये एक शर्त था कि अगले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना है, और गांधी इरविन समझौता है तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था अगले गोलमेज सम्मेलन में, अर्थात दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने, ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक, दूसरे गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व नहीं किया था, किसने किया था भाई, तो महात्मा गांधी ने किया था। आया समझ में? अब दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, अर्थात ये क्या हो गया, हमारा पहला स्टेटमेंट, ठीक, गलत हो गया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखिएगा 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। इसको थोड़ा इस प्रकार समझिएगा, ठीक, गांधी इरविन समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। बिल्कुल सही है, क्यों?
क्योंकि गांधी इरविन समझौता में दो प्रकार के कंडीशन था। पहला कंडीशन था कि जो ब्रिटिशर्स है, मतलब लॉर्ड इरविन ने कुछ मांगों को स्वीकार किया था, ठीक उसी प्रकार ठीक है आपका महात्मा गांधी ने कुछ मांगों को स्वीकार किया था, यानी दोनों तरफ से था। ठीक, मतलब कुछ मांग थे जो कांग्रेस का था और कुछ मांग था ब्रिटिशर्स का था, तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। ठीक, चलिए अब विकल्प में देख लेते हैं। तो विकल्प में क्या होगा, एक गलत है, आर मतलब आर सही है, तो एक गलत है किंतु आर सही है, अर्थात ठीक ऑप्शन हमारा डी रहेगा। है समझ में? ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न को आपको आराम से पढ़ना है। ठीक, एक एक चीजों को आप ना देखिए, कोई भी प्रश्न है ठीक, पीएससी में अगर प्रश्न पूछा आता है, कितना भी सिंपल है, वन लाइनर ही क्यों ना हो, आप कम से कम उसको 2 बार अवश्य पढ़िएगा। ठीक, होता क्या है, सिली मिस्टेक्स, और आप अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि आप इसी सिली मिस्टेक को क्या करें, इग्नोर करें। मतलब सिली मिस्टेक होना नहीं चाहिए। ठीक, और वो तब होता है जब डायरेक्ट हम क्रिकेट खेलने के लिए मैच में नहीं उतरे, उससे पहले प्रैक्टिस कर लें। तो प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आपको अपनी खामी को दूर करने का मौका मिल जाता है, ताकि आपके मेन मैच में आपको समस्या ना हो। और एक नंबर से, एक क्वेश्चन से आप अगर चूक जाते हैं तो फिर अगला ठीक 1 साल, और 1 साल के लिए जो बजट है आपको, रहना खाना पीना पढ़ाई करना, वो चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके साथी आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए ठीक इन सारी चीज़ों को, एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था, पानी का जहाज का मतलब ठीक समझ गए, ठीक शिप, तो उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। ध्यान रखिएगा, ठीक है, SS राजपुताना, ना कि ठीक है SS वायसराय ऑफ इंडिया, SS मुल्तान, ठीक SS कांते रोसो। ठीक, सही उत्तर है आपका SS राजपुताना। इस राजपुताना जहाज से ठीक महात्मा गांधी क्या हुए, सवार होके कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक, अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको, कम्युनल अवार्ड। ठीक, सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात इसको सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पंचाट, ठीक चीज एक ही है, ठीक पंचाट, समझे? तो किसने घोषित किया था भाई, रेमजे मैकडोनाल्ड, स्टैनले बाल्डविन, ध्यान रखिएगा, नेविल चैम्बरलेन, ठीक विंस्टन चर्चिल। तो आपको समझिए इसमें से सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। आया समझ में? किसके द्वारा? रेमजे मैकडोनाल्ड, जो तत्कालिक रूप से ब्रिटेन के PM थे, प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन, ध्यान रखिएगा ना, यहां पहले लिखा हुआ आमरण, तब अनशन, अनशन तो उन्होंने सबसे पहले बार ठीक है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था, लेकिन आमरण नहीं किया था। ठीक, आमरण का मतलब ठीक है मरने तक का, ध्यान रखिएगा, लंबा चौड़ा ये आमरण अनशन होता है। तो सबसे पहला विकल्प है कम्युनल अवार्ड के समय, कलकत्ता के दंगों के समय, जालियांवाला बाग दुर्घटना के समय और दिल्ली के दंगों के समय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका कम्युनल अवार्ड के समय, अर्थात जब रेमजे मैकडोनाल्ड ने ठीक कम्युनल अवार्ड दिया। कम्युनल अवार्ड का मतलब हो गया कि जो अल्पसंख्यक थे उन अल्पसंख्यकों के लिए अलग से क्या रखा जाएगा, सीट रखा जाएगा केंद्रीय और आपके प्रांतीय विधान मंडलों में। ध्यान रखिएगा, उनको अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। किस आधार पे? ठीक है, तो वो आधार था आपका कम्युनल, कम्युनल मतलब जाति, ठीक कम्युनिटी, संप्रदाय के संप्रदाय के हिसाब से। आया समझ में? तो इसका सही उत्तर है कम्युनल अवार्ड के समय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता हुआ था आपका महात्मा गांधी और ठीक है भीमराव अंबेडकर के बीच में। ध्यान रखिएगा, तो इनके बीच में जब पूना समझौता हुआ था तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ कौन? दूसरी तरफ
बी आर अम्बेडकर। तो सीधी सी बात है, ठीक, जैसे बी आर अम्बेडकर आए, उनका हमेशा वकालत किसका करते थे? दलित वर्गों के उन्नयन के लिए। तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या होगा? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। आया समझ में? ठीक, वास्तव में ठीक मुद्दा यही था, ध्यान रखिएगा, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ठीक, कंसेप्ट समझ लीजिए। कांग्रेस में क्या हुआ था? कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो ये समझते थे कि कांग्रेस के अंदर ठीक साम्यवादी दल का एक अलग से विंग होना चाहिए, ठीक है, और उस विंग को चलाना चाहिए ताकि आपके इसमें तात्कालिक रूप से जो वैश्विक परिदृश्य में जो साम्यवाद का उदय हो रहा था उसकी छाप भी पड़े। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसी के तहत आपके आचार्य नरेंद्र देव ने, ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव के साथ साथ, ठीक है, आपके जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मिलके ठीक समाजवादी दल का गठन किया था कांग्रेस के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव और साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? चलिए, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? पृथक राष्ट्र का विचार, ध्यान रखिएगा, हमने जब पढ़ा था कि जब महात्मा मतलब आपका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो है ठीक बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करके चल रहे थे। उसके बाद जैसे ही ठीक है थोड़ा सा सांप्रदायिकता हुआ, देखिए अंग्रेजों ने हमेशा फूट डालो राज करो की नीति अपनाया है। फूट डालो का मतलब वो बार बार भड़काते थे अलग अलग संप्रदाय को अलग अलग करने के लिए कि हिंदू को साथ मत दीजिए, मुसलमानों को बोलते थे, ठीक है, मुसलमानों को, देखिए होता क्या था, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, जो बहुसंख्यक हैं ठीक है उनसे अगेंस्ट में आप अल्पसंख्यक को ही आप भड़काओगे, बहुसंख्यक को थोड़ी भड़काओगे, अर्थात हिंदू को थोड़ी भड़काओगे कि आप मुसलमानों को साथ मत दो, ठीक, या ठीक दलित वर्ग का साथ मत दो, आप जो अल्पसंख्यक है उन्हीं को तो आप भड़काओगे। तो यहाँ पर वास्तव में ब्रिटिशर्स जो है ठीक इस प्रकार का पॉलिसी समझ चुके थे। भारत में जो कास्टिसिज्म था ठीक, जिस प्रकार का यहाँ पर जातिगत भेदभाव था, उस भेदभाव का ये फायदा उठा रहे थे राजनीतिक रूप से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ समझिए मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार सबसे पहले किसने दिया था, इस पे आते हैं। तो सबसे पहले विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, ठीक, और लियाकत अली ने। तो मैं आपको बता दूं, कवि और एक प्रमुख लेखक ठीक आपके मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ही सबसे पहले पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, ध्यान रखिएगा। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ठीक चौधरी रहमत अली, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का क्या किया था, बताया था कि जो एक अलग से मुस्लिम राष्ट्र होगा उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन, चौधरी रहमत अली। और पाकिस्तान, नवीन पाकिस्तान बनाया जाना है, अर्थात एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए मुसलमानों के लिए, ये कंसेप्ट लाया था कौन, तो ये तो ये लाए थे आपके इकबाल, ठीक है, आया समझ में। इकबाल वही है ठीक जो आपके कवि भी हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं ठीक, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, इसके पीछे लंबी कहानी है, ठीक है, कि जब एक कमेटी बैठी थी तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो है ठीक उसके सम्मुख थे, तो उनसे वह बार बार पूछा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिए, ब्रिटिशर्स बार बार घुमा के पूछते थे, क्या आप हिंदू और मुस्लिम इन दोनों की एकता को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, इनका कहना था। क्यों मानते हैं? तो बताया कि ठीक है राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है। फिर बार बार घुमा घुमा के प्रश्न पूछते थे, क्या आप कंफर्म है कि आप हिंदू और मुस्लिम इन दोनों को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार ये बार बार हाँ कहते थे, अर्थात सकारात्मक उत्तर देते थे। और उसी समय वहां पर ठीक है आपके कौन थे भाई, सरोजिनी नायडू, ठीक, ये सारी चीजों को वो भी ध्यान दे रही थी। इसीलिए ठीक है उन दोनों उस कमेटी में जब मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ठीक जो ब्रिटिश अधिकारी का तो जो वार्तालाप हो रहा था, उसी के आधार पे इन्होंने कहा कि जिन्ना जो है हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने, ठीक है। लेकिन बाद में आगे जाके फिर वही सांप्रदायिकता का खेल, ठीक है, अलग रहेंगे, ध्यान रखिएगा, अलग हर एक घर में, ठीक, ध्यान रखिए, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाता है तो वो पृथक पृथक हो जाते हैं। गांव में आप हमेशा टेंडेंसी देखते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो अलग अलग हो के वो सुखी रहते हैं? ठीक, अधिकतर केस में ऐसा नहीं है।
ध्यान रखिएगा, सामूहिकता में बल है, समूह के साथ रहना में, ठीक है, ताकत है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न में विकल्प है आपका M.K. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, मौलाना आजाद, तीसरा है सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आपको इंसिडेंस बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू इनकी पुस्तक है, ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि एक बार, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था मुझसे, ठीक है, अपनी पुस्तक में लिखा है, ठीक है, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कि मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि आप अर्थात, ठीक है, अर्थात कौन? जवाहरलाल नेहरू, आप क्या हो? एक राष्ट्रभक्त हो। वही मोहम्मद अली जिन्ना क्या है? एक राजनीतिज्ञ है। इस प्रकार का स्टेटमेंट आमने सामने कहा था उन्होंने, ठीक। और उसी स्टेटमेंट को किसने लिखा अपनी बुक में? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है, आया समझ में? ठीक, ध्यान रखिएगा, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। मोहम्मद इकबाल का स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए आइए देखते हैं, फरवरी 1922 में, दिसंबर 1928 में, मार्च 1940 में और सितंबर 1944 में, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। इसका उत्तर, सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1940। ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान रखिएगा, कब? 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया, लाहौर में। कहां पारित किया गया? लाहौर में। क्लियर है? चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह चुना गया था, सत्याग्रही चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था, सबसे पहले ये समझना है, ठीक। तो देखिए, सामूहिक रूप से ऑलरेडी सत्याग्रह काफी चल चुका था। ये 1940 की बात है। कब की बात है व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940 की बात है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कंसेप्ट किया कि अब जो है सामूहिक रूप से करने के बजाय व्यक्तिगत रूप से करें। तो सबसे पहले, ठीक, आचार्य विनोबा भावे जो कि महाराष्ट्र में पवनार आश्रम में रहते थे, वहीं से उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। ध्यान रखिएगा, किन्होंने? तो आचार्य विनोबा भावे ने। महाराष्ट्र में इनका स्थित एक आश्रम है, पवनार आश्रम, ध्यान रखिएगा, पवनार आश्रम। इसी आश्रम से इन्होंने क्या किया? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, अर्थात पहली बार व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे सत्याग्रही थे कौन? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? क्रिप्स मिशन याद कीजिए, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया था, ठीक है। काम क्या था? कंसेप्ट ये बना लीजिए, ठीक। हुआ क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो भारत के निकट आ रहा था और इसी का दबाव, जापान अगर आक्रमण करता भारत में, ठीक, और भारतीयों को ब्रिटिश सरकार अपने पक्ष में नहीं रखी होगी तो वहां पर भारत में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दबाव पड़ा, मतलब अमेरिका का, चीन का और जो भी राष्ट्र हैं उनका दबाव पड़ा किस पे? ब्रिटिशर्स पे, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार पे, कि भारतीयों को अपने पक्ष में लाइए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, भारतीयों को अपने पक्ष में लाने के लिए, ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत आया। तो प्रमुख उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का कि जो तत्कालिक रूप से जो विश्व युद्ध चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध में, ठीक है, क्या किया जाए? भारतीयों को शामिल किया जाए, अर्थात भारतीयों की सहमति ली जाए। चलिए देख लेते हैं। पहला, युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन स्टेट। चलिए, ये तो रिपोर्ट में है, ध्यान रखिएगा, ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक। मतलब साथ उनको समर्थन तो लेना है, क्या लेना है? समर्थन लेना है। और साथ ही साथ वो ये बता रहे थे कि हम आपको क्या देंगे, तो वो बोल रहे थे कि युद्ध समाप्त होने पर हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, अर्थात हम आपको बोलेंगे, बताएंगे कि हम आपका एक संविधान सभा आप बनाइए और उस वही संविधान सभा आपके लिए क्या करेगा? संविधान बनाएगा और वो आप लागू कर सकते हो। किसका कहना था? ये क्रिप्स मिशन का कहना था।
ठीक, तीसरा है नई कार्य परिषद की नियुक्ति होगी जिसमें हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व होगा। ये लीजिए भाई, थोड़ा दिक्कत हो गया। ठीक, कहां पर? समान प्रतिनिधित्व। ठीक, अभी तक हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ठीक, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। ठीक है, तो समान प्रतिनिधित्व कैसे, ध्यान रखिएगा ना, समान प्रतिनिधित्व कैसे? तो सबसे पहले दिक्कत, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता। हाँ, यह स्टेटमेंट था कि कोई भी सूबा अगर मान लीजिए वो भारतीय संघ में प्रवेश करना नहीं चाहता तो अपने आप को, अपनी पूर्व स्थिति को बना रख सकता है या अलग रह सकता है उस संघ से। तो अर्थात ये चार, मतलब 3 स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। ठीक है, तो सही नहीं है, मतलब सी, अर्थात विकल्प सी आएगा इसका। आया समझ में? कहने का मतलब है समान प्रतिनिधित्व की बात कहाँ हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर तो बार बार अल्पसंख्यक को अलग से प्रतिनिधित्व देना, मुसलमानों को अलग से प्रतिनिधित्व देना, साथ ही साथ सिख, ईसाई, इन सबको शामिल कर लिया गया था। ठीक, 1909 के अधिनियम में ठीक प्रावधान था आपका, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाया गया था 1919 के अधिनियम में। फिर वो चीज़ और आगे एक स्टेप बढ़ के जाता है आपका 1935 के अधिनियम में। अर्थात ये जो 3 अधिनियम है, इन तीनों के तीनों अधिनियम में ठीक कुछ किसी न किसी एक विशेष वर्ग को सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, 14th क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? ठीक है, क्रिप्स मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन सर स्टोफर्ड क्रिप्स की ठीक के रूप में आए थे, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के रूप में आए थे। चलिए अब यहाँ पर है, ठीक, ये कब की घटना है भाई? क्रिप्स मिशन 1942 की घटना है, और 1942 से लेकर 1947 के आसपास तक इटली रहते हैं जब भारत आज़ाद होता है। तो ये एक्चुअली में इसके बाद इटली आने वाले हैं, तो अर्थात इटली से पहले कौन है? विंस्टन चर्चिल। ठीक, तो विंस्टन चर्चिल थे कब? जब भारत में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन आया था, ध्यान रखिएगा ना। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो वो किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ये बार बार अंडरलाइन कीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आया समझ में? ठीक, अब देख लेते हैं। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ठीक है, ये तो थोड़ा दिक्कत है भाई। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यह भी सही है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा प्रमुख रूप से जितने भी आपके प्रथम श्रेणी के नेता थे उनको ऑपरेशन 0 आवर के तहत सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, सरोजनी नायडू को, ध्यान रखिएगा, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अधिकतर को, जो ये प्रथम श्रेणी के नेता थे, इनको ठीक है किसी न किसी महल में क्या कर दिया गया था, आपका नज़रबंद करके रखा गया था, ध्यान रखिएगा, नज़रबंद। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है अहिंसक आंदोलन था, ये नहीं था, ध्यान रखिएगा, हिंसा हुई थी। ठीक है, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का आपका ध्यान रखेंगे तो ये अहिंसक आंदोलन नहीं था, इसमें हिंसा हुई थी। ठीक, अर्थात इसका सही विकल्प क्या होगा? सी। आया समझ में? आगे बढ़े। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन कब? क्विट इंडिया मूवमेंट, ध्यान रखिए, कब? 1947 में। तो ये कब कि कौन हुआ था उस समय? ठीक, लगातार बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक आगे का क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक, आगे क्वेश्चन था, गलती से आ गया। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत, ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ था भाई भारत छोड़ो आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट, ध्यान रखिएगा, क्विट है ना, क्विट मतलब बाहर निकलना। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस समय अध्यक्ष थे कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे और लगातार काफी लंबे समय तक अध्यक्ष थे। 7 कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे।
समझे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया। ठीक, अर्थात ध्यान रखिएगा, आपको पता है कि प्रथम श्रेणी के नेता क्या हुए थे, गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद जो भी नेता बचे थे सेकंड आपके श्रेणी में, उन सभी ने भूमिगत होकर सारा कार्य किया था। ठीक, भूमिगत होकर गुप्त रूप से। तो यहां पर आप देखिएगा अरुणा असफ अली, ठीक, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहां पर कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जो है उषा मेहता के द्वारा किया गया, और इसमें नियमित रूप से, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है वो क्या करते थे, ठीक, भाषण देते थे। ध्यान रखिएगा ना, ठीक, दोनों का है। लेकिन उषा मेहता ने इसकी स्थापना किया था, और इसी में जयप्रकाश नारायण जो है नियमित रूप से, कंटिन्यू रूप से इसमें क्या करते थे, भाषण देते थे। हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, ठीक है, उनका नाम क्या है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ में थे, ठीक है, कौन थे भाई। लुईस फिशर, विलियम एस सीवेर, वेब मिलर, नेगली फार्सन। ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपका है सही उत्तर लुई फिशर। ध्यान रखिएगा, लुई फिशर थे जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो अभियान में, ठीक, साथ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी। क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपसे ये पूछ रहा है स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा असफ अली का रोल कहां पर था। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में और स्वदेशी आंदोलन में। तो ध्यान रखिएगा, उनका प्रमुख भूमिका था 1942 के किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में। आया समझ में। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफ अली का प्रमुख योगदान था। ये सभी के सभी जो है भूमिगत होकर कार्य कर रहे थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लें हमारा अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न। प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन रूबिकॉन किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। पहला है जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधि, गोलमेज में गांधी जी का सहभागिता, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप समझ लीजिए, वास्तव में हुआ था कि जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था, कब, ठीक, जब वे आपके नजरमंद थे, जेल में थे, ध्यान रखिएगा, तो उनकी स्थिति, तबीयत जो है काफ़ी ख़राब हो गया था। तो जब डॉक्टरों ने इनको बताया कि इनका स्थिति काफ़ी ख़राब है, तो जो अधिकारी थे उन्होंने, ठीक, एक ऑपरेशन प्लान किया, और उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रूबिकॉन। इसके तहत क्या था, आंतरिक रूप से कोई जानकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, बस इसमें यह पता चला था कि इस ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत क्या किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, कि अगर महात्मा गांधी की जेल में मृत्यु हो जाती है, तब जितने भी ब्रिटिश प्रांत हैं सभी को एक सूचना जाएगा, और क्या सूचना जाएगा इसकी जानकारी नहीं है। ठीक, बस ये था कि डॉक्टर ने जैसे ही बताया कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, ठीक, तो तुरंत जो गवर्नर जनरल के स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने, ठीक, इस योजना को प्लान किया। और इस योजना का प्लान क्या था आंतरिक रूप से नहीं पता, बस ये पता है कि जैसे ही अगर मान लीजिए महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है, तो जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो सारे जितने ब्रिटिश प्रांत हैं उन सभी के पास एक लेटर जाएगा, और उस लेटर में क्या है, ठीक, किसी को नहीं पता। यही है आपका ऑपरेशन रूबिकॉन। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो जितने भी 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज आपको समझ में आएंगे, आपके लिए ये लाभदायक होगा। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मैं फिर इस सेशन से फिर अब मैं बाहर आ रहा हूं। ठीक है, फिर आपसे अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।